गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम भारतीय शासन एवं राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत जो कि ये पाठ प्रथम का पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, बात करेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया। यानी भारतीय संविधान संशोधन किस प्रकार से होते हैं, भारतीय संविधान संशोधन किस प्रकार से होते हैं, उनकी क्या प्रोसेस है, कैसे उसकी प्रक्रिया चलती है। भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता के गुण लिए हुए है। यह निर्विवाद तथ्य है कि कोई भी संविधान बगैर संशोधनों के जीवित नहीं रह सकता। संविधान कब जीवित रहेगा? जब उसमें संशोधन होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, वर्तमान में परिस्थितियां कैसी है, तो उन पुरानी परिस्थितियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढालना जरूरी है। तो इसलिए संशोधन होना आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रक्रिया की जो कल्पना करी, पंडित नेहरू के इस संप्रेक्षण के प्रति निर्देश से स्पष्ट की जा सकती है कि संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय विकास और सामर्थ्य की बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूलित न किया जा सके। अर्थात कठोर ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि परिस्थितियों के अनुसार ढल ना सके। यदि किसी संविधान में संशोधन उसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिस प्रक्रिया से उस देश में साधारण कानून बनाए जाते हैं, तो उस संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। तो जिस प्रकार से कोई कानून बनता है, अगर उसी प्रक्रिया से संशोधन हो तो वह लचीला संशोधन होता है। किंतु यदि संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए जो उस प्रक्रिया से भिन्न हो जिससे साधारण कानून बनाए जाते हैं, तो यह संविधान कठोर संविधान कहलाता है। इंग्लैंड में संविधान अलिखित है और संसद प्रभुत्व संपन्न है, इसलिए संसद द्वारा बनाया गया हर कानून संविधान का अंग बन जाता है। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु है। दूसरे शब्दों में संसद एक कानून बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है। यही कारण है कि इंग्लैंड में संवैधानिक विधि और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं पाया जाता। संविधान में संशोधन करने और संसद द्वारा साधारण कानूनों के बनाने की प्रक्रिया एक होने के कारण ही इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। अर्थात एक ही प्रोसेस फॉलो की जाती है संशोधन में। इंग्लैंड के विपरीत अमेरिका में कठोर संविधान है। साधारण विधेयक तो विधानमंडल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होते हैं, किंतु संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को विधानमंडल के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा 3/4 राज्यों के अनुमोदन से ही पारित किया जाता है। अतः अब तक केवल 27 संशोधन अमेरिका में हो पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर कठोर संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण है, ब्रिटेन का और अमेरिका का। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरा है संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा है संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संविधान के कुछ उपबंध संसद की साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया को अपनाकर दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत अर्थात आधे से ज़्यादा से संशोधन कर सकती है, और मतदान न करने वाले सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। उपस्थित और मतदान करने वालों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो मतदान नहीं करेगा उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे यदि संसद में उपस्थित सदस्य तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 500 है तो इनका साधारण बहुमत हो जाएगा 251 या इससे अधिक संख्या। अनुच्छेद यानी जो संसद द्वारा साधारण बहुमत की प्रक्रिया कौन कौन से में अपनाई जाती है? अनुच्छेद 2, 3, 4 जो कि नए राज्यों से संबंधित है, राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। राज्य विधानमंडलों में विधान परिषद का निर्माण करना हो 169, केंद्र शासित क्षेत्रों के विधानमंडलों के संबंध में 239 ए, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो कि एसटी अनुसूचित क्षेत्र तथा एसटीज के प्रशासन से संबंधित है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजातियों से संबंधित है 5वीं और 6ठी। संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। मुख्य बात यह है कि इन अनुच्छेदों में संशोधन करने की शक्ति स्वयं संबंधित अनुच्छेदों में दी गई है।
अर्थात जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं उनकी जो प्रोसेस है वो अनुच्छेदों के अंतर्गत ही दे दी गई। ये स्पष्ट कर दिया गया कि इन अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा, अर्थात जो इसमें प्रोसेस है वो उसको अनुच्छेद 368 के तहत प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। उपयुक्त प्रावधान के अतिरिक्त शेष संविधान में संशोधन करने का प्रावधान और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 क्या है? इसके अनुसार संविधान में दो तरह से संशोधन किए जा सकते हैं, अर्थात जो हमने पहले बात करी संसद द्वारा साधारण बहुमत वाली, तो वो उन्हीं आर्टिकल्स में इसके प्रोसेस बता रखी है, जबकि जो आगे हैं उनमें संविधान संशोधन के 368 अनुच्छेद को फॉलो किया जाता है। अब इसमें दूसरे में बात करें कि संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन। अनुच्छेद 368(2) के अनुच्छेदों को छोड़कर शेष उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन का जो मैटर है 368(2) को छोड़कर के किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेगा और तदनुसार संबंधित अनुच्छेद में संशोधन माना जाएगा। पूर्ण बहुमत क्या होगा? तो पूर्ण बहुमत होगा माना कि राज्यसभा में जिसकी कुल सदस्य संख्या 245 के आसपास है उसमें 123 पूर्ण बहुमत हो जाएगा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले की 2/3 का मतलब है कि 200 सदस्य उपस्थित हैं, उसमें 30 ने मतदान नहीं किया, तो 200 में से जो 30 है वो माइनस होके 170 हो जाएंगे और उसमें से 2/3 113 14 के आसपास बहुमत हो जाएगा। तो पूर्ण बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों की 2/3 इसमें फॉलो की जाती है। इस संशोधन के अंतर्गत आएंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा ही किए जाते हैं। तीसरा है संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। 368(2) के परंतुक में उल्लिखित उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत से पास होने के बाद 368 के 2 के जो सब क्लॉज है उसमें उल्लिखित उपबंधों में संशोधन के लिए 368 विशेष बहुमत से पास होने के बाद राज्य विधानसभा को वह भेजा जाएगा। यदि वह संशोधन कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, यानी वह आधे राज्यों के पास जाएगा, आधे से अधिक राज्य अगर अनुमोदित कर दे तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधित माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या संशोधन हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का निर्धारण करना हो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का निर्धारण करना हो, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उपबंधों के बारे में बात करनी हो, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों से संबंधित बात करनी हो, विधायी शक्तियों का वितरण करना हो, सब 7वें अनुसूची की कोई भी सूची में बात करनी हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करनी हो या अनुच्छेद 368 के उपबंधों के बारे में बात करनी हो, तो ये सब तीसरी प्रोसेस फॉलो की जाएगी जिसमें पूर्ण बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के बारे में बात करिए। 2/3 और फिर आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, 2/3 आधे से अधिक राज्यों की प्रोसेस इसमें फॉलो की जाएगी। संशोधन प्रक्रिया की क्या विलक्षणताएं हैं? इंग्लैंड संसद संप्रभु है और पूरी संवैधानिक व्यवस्था को साधारण विधायी प्रक्रिया से बदल सकती है। भारत में कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। अमेरिका में कांग्रेस अकेले संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा है भारत में संविधान संशोधन के मामले में राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अमेरिका में राज्य पहल कर सकते हैं। अमेरिका में संशोधन बिना राज्यों के अनुमोदन के नहीं किया जा सकता, जबकि भारत में संविधान का बड़ा भाग संसद के विशेष बहुमत से बिना राज्य की स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है।
भारत में केवल आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अमेरिका में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली जाती। भारत में साधारण विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य है। अमेरिका की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि में आते हैं समस्त संवैधानिक संशोधन। भारत में मूल अधिकार ढांचे के आधार पर पुनरावलोकन होता है। भारत में राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता है, जिन पर उपबंधों के संबंध राज्य सरकारों के गठन और शक्तियों से है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अनुच्छेद 2 से 4 के प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। संसद राज्यों के स्वरूप को बदल सकती है। अमेरिका में ऐसा करना संभव नहीं है। संविधान संशोधन में विचारधारात्मक तत्व, यानी क्या जो संविधान संशोधन के तहत क्या क्या विचार किए जाते हैं। 1967 तक संसद बिना बाधा के संपूर्ण संविधान में संशोधन करती रही, यानी किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं आई, कोई गतिरोध नहीं हुआ। कारण था कि न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित किया भी तो संसद ने स्वयं संशोधन करके आपत्ति का निराकरण कर लिया। अर्थात उस समय पूर्ण बहुमत होता था, सरकारें एक दलीय पद्धति के आधार पर ही चलती थी, इसलिए जो भी कोई ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट उठाता था तो उसको वह संशोधन करके अपने हिसाब से ढाल लेती थी। संसद और न्यायपालिका सामंजस्य बना रहा। उस समय असंवैधानिक घोषित होने वाले कानून वे थे जिनसे किसी न किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता था। अगर कोई असंवैधानिक होता था तो मूल अधिकार से संबंधित मामला ही आता था। अतः संसद मूल अधिकारों के तदनुसार संशोधन करती रही। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकदमे 1965 वाले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1951 और 1965 वाले मामलों में यह कह दिया कि संसद मूल अधिकारों के मामलों में भी संशोधन कर सकती है। 1967 जो गोलकनाथ का मुद्दा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी 1951 और 1965 तक तो कह दिया कि संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में भी। लेकिन 1967 वाला जो गोलकनाथ मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना आर्टिकल 13(3) के उल्लंघन, अर्थात 13(3) में विधि है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह विधि का उल्लंघन माना जाएगा, अर्थात अच्छे से प्रोसेस फॉलो नहीं की गई संशोधन की। इस निर्णय के बाद 368 संशोधनों का निशाना बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, देशी रियासतों के राजाओं के प्रीवी प्रोसेस को समाप्त करने वाले अध्यादेशों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस आधार पर कि ये संपत्ति के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात मूल अधिकार का मैटर हो गया, तो इसने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 1971 का जो 24वां संविधान संशोधन था उसमें संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की शक्तियों की कमी इतिहास का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात 1971 वाले 24वें संशोधन के मामले में संसद को सुप्रीमेसी मिल गई और जो न्यायपालिका था उसमें कम शक्तियों में, उसके पावर्स में डिक्लाइंस चालू हो गई। इतिहास का प्रारंभ होता है। जो उपयुक्त संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के निम्न प्रावधान किए गए। जो ये संशोधन हुआ उसमें क्या प्रोसेस फॉलो की गई कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन अथवा निरसन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार करेगी, अर्थात फॉलो किया जाएगा 368। अनुच्छेद 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी, अर्थात इनको सेपरेट कर दिया। आर्टिकल 13 की कोई बात 368 के अधीन किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदलकर नया शीर्षक कर दिया, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया कर दिया गया, यानी प्रोसेस इसमें शामिल कर दिया गया। निर्धारित प्रक्रिया से किए गए संशोधनों पर राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकेगा। जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी अगर उस पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उनसे उन पर साइन करने से मना नहीं करेगा। 1973 में फिर केशवानंदन भारती मैटर आया, उसमें 24वें, 25वें और 29वें संशोधनों के मूल अधिकारों के प्रतिकूल होने के कारण न्यायालय में चुनौती दी गई। अर्थात जो 24, 25 और 29 में जो संशोधन हुए वो मूल अधिकारों के अनुकूल ना होकर विपरीत हुए, इसलिए न्यायालय में
चुनौती पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को संवैधानिक माना, संवैधानिक तो माना, लेकिन संसद कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। अर्थात जो पहले 24, 25 और 29वां संशोधन हुआ, उसके जो चैलेंज किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ये संशोधन संवैधानिक हैं, लेकिन संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह जो मूल ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती। इस निर्णय द्वारा समस्त संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का विषय बन गया। अर्थात 1973 से ये कह सकते हैं, एक तो मूल ढांचे की बात आई और एक जो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आने लगे। 1976 जो 42वां संविधान संशोधन है, 368 दूसरी बार संशोधित किया गया और संविधान संशोधनों को न्यायपालिका की पहुंच से दूर करने और संसद की सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना के लिए अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए, जिनमें प्रावधान था कि न्यायालय संसद द्वारा संशोधित किए गए मामलों में किसी भी प्रकार की चुनौती देगा और संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को निर्बंधन नहीं होगा। अर्थात चुनौती नहीं देगा और न ही निर्बंधन होगा। इस संशोधन द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को रद्द कर दिया और संशोधनों के मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त कर दिया। यानी जो मूल ढांचे का मामला 1973 में था, उसको 1976 में वापस कैंसिल करने की बात आ गई, अर्थात संसद को सुप्रीसी देने की बात लागू हो गई। 1980 में फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 368 में जो मामले जोड़े थे, 4 और 5 खंड जोड़े थे, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस निर्णय के बाद मूल ढांचा सिद्धांत पुनर्जीवित हुआ और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वापस न्यायपालिका को मिला। संसद की शक्ति पुनः प्रतिबंधित हो गई, अर्थात संसद की शक्ति को फिर कम करने की कोशिश की गई। 42वें संविधान संशोधन के कारण कांग्रेस सरकार 1977 के चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई और जनता सरकार के घटक दल 42वें संविधान संशोधन के दुष्परिणामों का मजा चख चुके थे, अतः संसद खामोश रही। अब संसद मूल अधिकारों से किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायालय में आधारिक संशोधनों के विरुद्ध संशोधन की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। संसद की शक्ति सीमित, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र विस्तृत। तो इस प्रकार से जो संविधान भारतीय संविधान का जो संशोधन है भारत में, वो उसकी प्रोसेस 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के संशोधन दे दिए और एक जो साधारण बहुमत से होता है, वो उसी संशोधनों में, उसी अनुच्छेदों में उसकी प्रक्रिया दे दी गई। धन्यवाद।